हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कॉमर्स कोश। आई एम रजत एंड एज यू नो ये जो हमारी आज की क्लास है ये कंटिन्यूएशन में है। ये सेकंड पार्ट है हमारी पिछली वीडियो का। पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टार्ट किया था क्या, मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स के बारे में पढ़ना। कौन से मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स जो हमारी इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी मॉनेटरी पॉलिसी की। हमने देखा कि भाई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हमारी इस क्लास के सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी के बारे में कि क्या होती है ये फिस्कल पॉलिसी, कौन इस फिस्कल पॉलिसी को चलाता है, कौन इस फिस्कल पॉलिसी को बनाता है, किस तरह से हमारी इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप की जो प्रॉब्लम है उसको फिस्कल पॉलिसी सॉल्व कर पाती है। सो नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी की क्या खास बात है। फिस्कल पॉलिसी को जो एडमिनिस्टर करता है, फिस्कल पॉलिसी को जो बनाता है वो है हमारे देश की गवर्नमेंट, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में एक चीज आपको सबसे पहले जो डिफरेंस समझ में आ गया वो है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाला है कौन, देश का सेंट्रल बैंक जो कि है आरबीआई, राइट। और फिस्कल पॉलिसी को बनाने वाली है कौन, हमारे देश की सरकार जो करंटली कौन सी है, बीजेपी, राइट। तो जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिस्कल पॉलिसी डील करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या सोचती है कि उसको कितना खर्चा करना चाहिए एंड गवर्नमेंट का क्या मानना है कि उसको टैक्स की फॉर्म में लोगों से कितना रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट क्या सोचती है उसको कितना उधार लोगों की जरूरतों के लिए, पब्लिक की चीजों को बनाने के लिए उसको उधार लेना चाहिए। इन सब चीजों से रिगार्डिंग जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है वो क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी को सिंपली हम क्या कह सकते हैं, इट इज द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू पॉलिसी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से रिलेटेड जो डिसीजंस और जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसी को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। ऑलराइट, तो गाइस जब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारी एक्सपेंडिचर पॉलिसी। एक्सपेंडिचर पॉलिसी मतलब जिसमें सरकार ये देखती है कि कंट्री के अंदर जो अभी हालात हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ज्यादा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, सरकार कितने तरह के खर्चे करती है, वो करती है दो तरह के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में डिटेल में हम गवर्नमेंट बजट के अंदर पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो सरकार डेली बेसिस पे कर रही है, मतलब रिकरिंग बेसिस पे कर रही है, जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी देना, उसके अलावा हम जो सामान जरूरत का खरीदते हैं उस पर टैक्स कंसेशन देना सब्सिडी की फॉर्म में, उसके अलावा जो लोन लिए हुए हैं उस पर इंटरेस्ट देना। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की रिकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर है, वो क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे जो सरकार का कभी कभी सरकार करती है बट उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जैसे कि कोई पुराना लोन रीपे कर देना, ठीक है, उसमें अमाउंट बहुत ज्यादा होता है वो, बट कभी कभार होता है ये एक्सपेंडिचर। रोड्स बनवा देना, पार्क्स बनवा देना, ब्रिजेस बनवा देना, स्कूल्स बनवा देना, इन सब के अंदर खर्चा बहुत ज्यादा होता है, राइट। ये सारे होते हैं क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पॉलिसी वो होती है जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी गई हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कंट्री में लोग ऑलरेडी बहुत खर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, डिमांड और करंट एग्रीगेट डिमांड डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड से बहुत ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो डिमांड चाहिए उससे करंट एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मतलब इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। तो जब ऑलरेडी लोग इतना खर्चा कर रहे हैं तो क्या हमारी सरकार और खर्चा करना चाहेगी या कम करना चाहेगी, आप कहोगे सर डेफिनेटली कम ही करना चाहेगी। तो हाँ, यहाँ पर हमें वही लिखना है फिर कि जब सिचुएशन एक्सेस डिमांड की हो तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, विल डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, इट विल डिक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, राइट।
अच्छा, अगर सिचुएशन डेफिसिट डिमांड की हो, लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्चने को अपनी जरूरतों के लिए भी, उस केस में सरकार क्या करेगी, वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इंक्रीज दी एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक, राइट। दूसरा आ जाता है हमारा फिस्कल पॉलिसी का कंपोनेंट, वो है टैक्सेशन पॉलिसी। अब टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, आप सभी को पता है ये बात तो, कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक जो बहुत ही बड़ा सोर्स है, जो बहुत ही मेजर सोर्स है, वो क्या है, टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स होती है वो कंपल्सरी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट, राइट। ये एक ऐसा खर्चा है, एक ऐसी पेमेंट है जो हमने करी, ठीक है, सरकार को, और सरकार को हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, बट हम उससे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो टैक्स दिया है इस रोड पे तो मैं ही चलूंगा, नहीं, राइट। सो टैक्सेशन पॉलिसी डील करती है उस टैक्स रेवेन्यू के साथ। इस टैक्स रेवेन्यू के बारे में भी अगेन हम गवर्नमेंट बजट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी पता होना चाहिए टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आपने कोई सामान खरीदा, लेट से आपने खरीदा एक चीटोस का पैकेट खाने के लिए। अब जो चीटोस आपने खरीदा, चीटोस बनाने वाली कंपनी ने कहा गवर्नमेंट को कि सर माना चीटोस हम बना रहे हैं बट खा तो कोई और रहा है। अब लेट से वो चीटोस का पैकेट मैंने खरीदा है, अब वो कंपनी कहेगी कि चीटोस जो खा रहा है उसको टैक्स देना चाहिए ना, मैंने चीटोस बनाया है बट खाया थोड़ी ना है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप लेंगे तो हम ये टैक्स आपसे ही, ठीक है, बट आप इस टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पर शिफ्ट कर सकते हो। मूवी जिस कंपनी ने बनाई, एक मूवी जो हम हॉल पे देखने गए, वो किस कंपनी ने बनाई, गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्स तो आप ही से लेंगे, ठीक है, पर वो टैक्स, क्योंकि मूवी देखने वाला कंज्यूमर कोई और है, तो मूवी जो देखने आ रहा है आप उनसे टैक्स वसूल कर लो। लायबिलिटी है मूवी कंपनी की, बर्डन शिफ्ट कर दिया गया फाइनल कंज्यूमर पर, ठीक है। चीटोस के केस में लायबिलिटी है चीटोस बनाने वाली कंपनी की और बर्डन शिफ्ट कर दिया गया चीटोस खाने वाले के ऊपर। ये टैक्स कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। When the liability is of one person but the actual burden has been shifted to some other person, then it is known as direct tax. Indirect tax, अच्छा, sorry, this is known as the indirect tax. तो ये हमारा क्या कहलाता है, indirect tax। मतलब जब liability किसी एक person की है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है indirect tax। When liability is of one person and the actual burden is shifted to some another person, तो इसको हम बोलते हैं क्या, indirect tax, right। अब चीटोस बनाने वाली कंपनी ने पैसा कमा लिया, लोगों से पैसा ले लिया, इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया, क्या उसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा उसके पास, राइट, वो प्रॉफिट बचेगा। अब उस प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना है, बट इस टैक्स का बर्डन किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब लायबिलिटी किसकी है, उस कंपनी की, चीटोस बनाने वाली, जिसने वो इनकम कमाई, उसकी बर्डन किसके ऊपर है टैक्स पे करने का, उसी के ऊपर है। इसी तरह जो एंटरटेनमेंट कंपनी जिसने मूवी बनाई थी, उसने हमारा इनडायरेक्ट टैक्स तो दे दिया गवर्नमेंट को, क्या उसने प्रॉफिट नहीं कमाया, कमाया। उस प्रॉफिट के ऊपर जो उस कंपनी ने टैक्स दिया वो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जब लायबिलिटी भी जिसकी है उसी के ऊपर एक्चुअल बर्डन भी आता है। When liability and the actual burden of paying the tax falls on the same person, that is known as the indirect tax, right? तो वो पॉलिसी सरकार की जो टैक्सेबल रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के रेवेन्यू के साथ डील करती है, वो कहलाती है हमारी टैक्सेशन पॉलिसी। अब अगेन भाई बात आ जाती है, अब यहाँ पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, खर्चे कम कर दिए हैं सरकार ने, वो देख रही है लोग भाई बहुत पैसा खर्च उड़ा रहे हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं लोग। अब लोग जब इतना खर्चा करे जा रहे हैं तो उस केस के अंदर सरकार क्या कहेगी कि भैया बहुत पैसा है तुम लोगों के पास, तो ऐसा करो अब हमें ज्यादा टैक्स दो। तो उस केस में वो क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, इंक्रीज दी टैक्स कलेक्शन फ्रॉम दी पब्लिक।
बट अगर वो देख रही है डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, लोगों के पास पैसे की ऑलरेडी बहुत कमी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सामान खरीदना, तो उस केस में सरकार क्या करेगी? उस केस में सरकार टैक्स कलेक्शन कम कर देगी। इट विल डिक्रीज द टैक्स कलेक्शन, राइट। तो इससे बेटर आप लिख सकते हो कि इट विल इंक्रीज द या फिर टैक्स रेट एंड इधर डिक्रीज द टैक्स रेट, राइट। तो अब देखो एक्चुअली में कुछ भी करती हो हमारी गवर्नमेंट, हम उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली में तो ये देखा जाता है जब लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं तब भी जरूरत की चीजों के ऊपर आए दिन टैक्स बढ़ते रहते हैं, राइट। अभी भी अगर हम बात करें तो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। बट आइडियली क्या होना चाहिए, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, कंट्री के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन डेफिसिट डिमांड की है, खराब है, रिसेशनरी सिचुएशंस चल रही हैं, उस केस में सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए। और जब लोग बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, अपने आप ही बहुत खर्चा करते जा रहे हैं, तो उस केस में टैक्स रेट को बढ़ा देना चाहिए, राइट। उसके बाद जो हमारा लास्ट कंपोनेंट आ जाता है, अगेन कभी कभी कुछ टीचर्स इसको कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, दोनों ही चीजों में कोई आप कह सकते हैं कोई ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर इसको अलग से कर लेते हैं। दैट इज डेट मैनेजमेंट पॉलिसी। डेट मैनेजमेंट का मतलब जो सरकार उधार लेती है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से। कभी कभी सरकार इंटरनली ही बैंक से उधार ले लेती है, आरबीआई से उधार ले लेती है, या फिर वो एक्सटर्नल सोर्सेज से जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या ऐसी जगहों से भी उधार ले लेती है। तो अब कितना उधार लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, इन सब डिसीजंस के, इन सब चीजों से डील करना वो कौन सी पॉलिसी में होता है? वो होता है डेट मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर, राइट। इसको सरप्लस एंड डेट मैनेजमेंट पॉलिसी भी बोला जाता है। तो इट डील्स विद द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब जब लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो खर्चा करते जा रहे हैं, लोग खर्चे करे ही जा रहे हैं, ठीक है, उस केस में आपको क्या लगता है जो हमारी सरकार है वो उधार ज्यादा लेगी, ठीक है। वो क्यों लेगी उधार? जब लोग अपनी जरूरतें खुद पूरी करने के लायक हैं, जब लोग ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं, तो उस केस में सरकार क्या करेगी? इट विल रिड्यूस द बोरोइंग, इट विल रिड्यूस द बोरोइंग्स, ठीक है। बट दूसरे केस में अगर हम बात करें जहां पर ऑलरेडी लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, किसके ऊपर? अपनी जरूरत की चीजों के ऊपर, नेसेसिटीज के ऊपर, उस केस में सरकार को बहुत खर्चा करना पड़ेगा एंड उसके लिए हो सकता है सरकार को अपनी बोरोइंग भी रेज करनी पड़े। तो उस केस में क्या हो जाएगा? इंक्रीज दी बोरोइंग्स, राइट। तो गाइस ये थे हमारे फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से? एक्सपेंडिचर पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी एंड डेट मैनेजमेंट पॉलिसी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट, कौन? आरबीआई नहीं, गवर्नमेंट क्या देखती है कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को, इन्फ्लेशन को और रिसेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इन्फ्लेशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो खर्चा कम कर दो, टैक्स रेट बढ़ा दो, बोरोइंग्स कम कर दो, राइट। अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, डिफ्लेशन, रिसेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में खर्चा बढ़ा दो, टैक्स रेट कम कर दो और बोरोइंग्स को बढ़ा दो। तो अब आप लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं और फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। सो गाइस वैसे तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन टेबल बना दिया है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का। तो अब आपको अच्छे से पता ही है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारी किससे डील करती है? वो डील करती है कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पैसा इकोनॉमी में होना चाहिए और वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके ये चीज इंश्योर करती है, कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी। और वहीं दूसरी तरफ जो फिस्कल पॉलिसी है वो डील करती है किसके साथ? वो डील करती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के साथ और वो टैक्सेबल रेवेन्यू के साथ, कितना खर्चा लोगों पर करना चाहिए और कितना रेवेन्यू उनसे कलेक्ट करना चाहिए। इससे डील करने वाली पॉलिसी क्या कहलाती है? हमारी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंडक्ट करता है, कौन बनाता है? वो बनाता है हम सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। अच्छा, आरबीआई एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये सब चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था
1 अप्रैल 1935 को। ओके, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो डिटरमाइन करती है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट, राइट। सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से ये मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स मदद करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी, ये सारी की सारी जो हमने करी, क्योंकि इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है, जो कि पूरे 12 मार्क्स का चैप्टर है हमारा, राइट। तो आई होप आप सारी वीडियोस आप रेगुलरली आपने देखी होंगी। कोई भी डाउट्स हैं आपके, क्वेरीज हैं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज को रिगार्डिंग, या फिर जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें कोई इशू है आपको, तो आप वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, राइट। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड अच्छे से चीजों को समझते रहिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, या कोई टॉपिक आपको लगता है जो मिस हो गया उस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप डेफिनेटली वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, राइट। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं एनकरेज हूं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। Okay, so that was all for the today's class, and that was all in this unit of income and employment. Stay tuned with me for more videos. Thanks for watching and happy learning.